नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। आज हम बात करेंगे 20 मई यानी कि आज के इतिहास के बारे में। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और जानते हैं भी हैं। इसी कड़ी में जानेंगे 20 मई को देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी। साथ ही साथ जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और उनकी भी बात करेंगे जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इस सफर में, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंद पंत के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं महान कवि सुमित्रानंद पंत के बारे में। हिंदी साहित्य के आरंभ और विकास में कई महान कवियों और रचनाकारों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें से एक हैं छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 20 मई 1900 में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के जन्म के मात्र 6 घंटे के अंदर ही उनकी मां का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण दादी के हाथों हुआ। हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महान हिंदी कवि पंत की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के एक स्कूल में हुई। उसके बाद वो वाराणसी आ गए और जयनारायण हाई स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। सुमित्रानंदन पंत ने बेउर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन वर्ष 1930 में हुए नमक सत्याग्रह के दौरान वो देश सेवा के प्रति गंभीर हुए। इस दौरान संयोगवश उन्हें कलांकार में ग्राम जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। उस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय में अंकित होने लगे, उससे उनके भीतर काव्य रचना और जीवन संघर्ष में दिलचस्पी घर करने लगी। अपनी रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को स्थान न देकर व्यापक मानवीय सांस्कृतिक तत्व को अभिव्यक्ति देने की कोशिश की। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कवि हैं, जिन्होंने भाषा को निखार और संस्कार देने के अलावा उसके प्रभाव को भी सामने लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने भाषा से जुड़े नवीन विचारों के प्रति भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सुमित्रानंदन पंत को मुख्यतः प्रकृति का कवि माना जाने लगा, लेकिन वास्तव में वह मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। पंत द्वारा कृत पल्लव, ज्योत्सना तथा गुंजन उनकी सौंदर्य एवं कला साधना से परिचय करवाते हैं। इस काल को पंत का स्वर्णिम काल कहा जाने लगा। वह मुख्यतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आदर्शवादिता से प्रेरित थे, किंतु युगांत तक आते आते बाहरी जीवन के प्रति खिंचाव से उनके भावनात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगे। महाकवि सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य लोकायतन उनकी विचारधारा और लोक जीवन के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। इस रचना के लिए पंत को सोवियत रूस तथा उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कार भी मिला था। अन्य पुरस्कारों के अलावा सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी रचना बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में सुमित्रानंदन पंत का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड राज्य के कौसानी में महाकवि की जन्मस्थली को सरकारी तौर पर अधिग्रहित कर उनके नाम पर एक राजकीय संग्रहालय बनाया गया है।
तो अभी आपने जाना पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं टी प्रकाशम कौन थे और इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। टी प्रकाशम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1872 ईस्वी में गुंटूर जिले के कनपर्ती नामक गांव में हुआ था। टी प्रकाशम का पूरा नाम टंगटूरी प्रकाशम था। अल्पायु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने पहले मद्रास और फिर इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। इंग्लैंड में 2 मुकदमों की पैरवी भी उन्होंने की थी और इसी समय महात्मा गांधी से उनका प्रथम बार साक्षात्कार हुआ। देश में व्याप्त गरीबी को टी प्रकाशम ने काफी करीब से देखा था। इसीलिए गांधी जी के प्रथम आंदोलन के समय उन्होंने अपने लाखों रुपए की बैरिस्ट्री का त्याग कर दिया। टी प्रकाशम के पिता गोपाल कृष्णैया का जल्दी देहांत हो जाने के कारण मां ने एक होटल खोलकर बड़े परिश्रम से उनका पालन पोषण किया। मद्रास से कानून की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने राजामुंद्री में वकालत शुरू की। शीघ्र ही उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। 29 वर्ष की उम्र में टी प्रकाशम राजामुंद्री नगरपालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अपने मित्रों के आग्रह पर 1904 ईस्वी में टी प्रकाशम बैरिस्टर के शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। भारत लौटने पर 1907 ईस्वी में उन्होंने मद्रास में बैरिस्ट्री आरंभ की और शीघ्र ही उनकी गणना प्रमुख बैरिस्टरों में होने लगी। गांधी जी से भेंट प्रकाशम ने 15 वर्षों तक खूब धन कमाया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इन्हीं दिनों उन्होंने लॉ टाइम्स नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रिवी काउंसिल में मुकदमा लड़ने के लिए 2 बार इंग्लैंड भी गए। वहां उनकी भेंट प्रथम बार गांधी जी से हुई। गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। देश में संपन्नता के चारों ओर फैली गरीबी को वे देख चुके थे। देश की स्वाधीनता के लिए गांधी जी ने जो पहला आंदोलन आरंभ किया, टी प्रकाशम भी अपने लाखों रुपए की बैरिस्ट्री त्याग कर उस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। 1921 से आगामी 13 वर्षों तक वे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचार के लिए 1921 में स्वराज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन किया और 15 वर्ष तक अपने व्यवसाय से चलाते रहे। तो अभी आपने जाना प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टी प्रकाशम के बारे में, जिन्होंने ला टाइम्स नामक पत्र का संपादक किया और वो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। आगे हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के जनक राम किन्नर बैच के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के जनक राम किंकर बैच का जन्म 20 मई 1906 को बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। उनका झुकाव बचपन से ही कला के प्रति था। बांकुरा अपने लोक कला जैसे टेराकोटा के मंदिरों, मूर्तियों और चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। स्थानीय कला का बैच पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोक कलाओं तथा धरोहरों से प्रभावित होकर वे प्रतिलिपियां, चित्र और मिट्टी से गढ़कर आकृतियां बनाने लगे। तकरीबन उनकी उम्र 16-17 वर्ष रही होगी जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। बैच ने प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के सभी और रेखा चित्र बनाए। उनके चित्र सजीव प्रतीत होते और रेखाओं में एक अजीब सी ऊर्जा होती जो कि बिना तालीम लिए किसी के हाथों में दिखना दुर्लभ। उनके इसी जन्मजात गुण को देखते हुए प्रख्यात बंगला पत्रकार रमानंद चटर्जी ने उन्हें शांति निकेतन में दाखिले के लिए प्रेरित किया। शांति निकेतन का स्वतंत्र वातावरण उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए अनुकूल साबित हुआ।
रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कला और शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिकता को सार्थक आयाम देने के लिए ही की थी। नंदलाल बोस जैसे महान कला मनीषी और शिक्षक के सानिध्य में बैज ने कला में डिप्लोमा की डिग्री अर्जित की। उनके कला ज्ञान और प्रयोगात्मक अनुभव को देखकर शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग में प्रमुख के पद पर कार्य करने का निमंत्रण मिला। नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने शांति निकेतन को कला के क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बनाया, जहां पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। बैज कला में नवीनता के हमेशा प्रशंसक रहे और नित नए प्रयोग भी करते रहे। वे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने सीमेंट में काम किया। उनसे पहले पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और धातु ही मूर्ति कला के प्रचलित माध्यम थे। मूर्ति कला के अलावा इन्होंने चित्रकला भी नए प्रयोग किए। वाटर कलर के साथ ही तैल चित्र में भी उनका हाथ सधा हुआ था। उस समय भारत में तेल चित्र के रंग नहीं बनते थे, जो उपलब्ध थे वो कीमती और बाहर से आते थे। बाहर की कीमती रंगों के विकल्प के रूप में उन्होंने लिनसीड ऑयल के साथ बाजार में उपलब्ध रंगों को मिलाकर अपने तरीके का तेल रंग बनाया। मुख्यतः लैंडस्केप और कंपोजिशन विधा में काम करने वाले बैज के चित्रों में उनकी मूर्ति कला की झलक दिखती है। उनके चित्र उभरे हुए और लहरिया रेखाओं से उकेरित गतिमान प्रतीत होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण उनके मिलकॉल और संथाल परिवार और परिवेश पर बने चित्रों में दिखता है। बैज की कला का मुख्य विषय सामान्य जन रोजमर्रा की जिंदगी और परिवेश से प्रेरित रहा। उनकी कला में वास्तविकता अपने स्वाभाविक भाव में दिखती है। उन्होंने रियलिज्म में अपने बदलाव के साथ स्कल्पचर के ऊपरी सतह को चिकना नहीं बनाया, बल्कि मिट्टी या सीमेंट के स्वाभाविक टेक्सचर्स में छोड़ा है। उनके मूर्तियों का ये खुरदुरापन ही उनके कला की विशेषता बन गया। कला के व्यावसायिक पहलुओं पर उनका ध्यान कभी नहीं गया। कला को साधना समझने वाले बैज ने शांति निकेतन में कई पब्लिक स्कल्पचर प्रोजेक्ट पर काम किया। 1938 में बनी संथाल फैमिली इन्हीं में से एक अपने विशाल आकार में आज भी विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ी है। अमूर्तन और एक्सप्रेशनिस्ट शैली में काम करने वाले वो भारत के प्रथम मूर्तिकार थे। 1938 में बने द पोएट को भारत का पहला एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्तन शैली का उदाहरण माना जाता है। यह पोर्ट्रेट कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिसमें भाव और प्रतीकों के माध्यम से कवि के प्रभावशाली चेहरे को अमूर्तन और यथार्थ के संयोजक में बड़ी कुशलता के साथ दिखाया गया है। मूर्ति कला के विकास में ये उदाहरण मील का पत्थर साबित हुई और आगे चलकर अमूर्तन कला का पथ प्रदर्शित बना। जीवन में अर्थ को प्रशय न देने वाले बैज ने गिने चुने कमीशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 1970 में बनकर तैयार यक्ष और यक्षी की मूर्तियां जो उन्होंने रिजर्व बैंक के लिए बनाई थी, वो बैंक के दिल्ली स्थित मुख्यालय के बाहर लगी है। पत्थर से बनी ये विशाल प्रतिमाएं प्राचीन भारतीय कला से प्रेरित कुषाण काल से प्राप्त मूर्तियों से प्रभावित दिखती हैं। इससे ये पता चलता है कि आधुनिक सोच होने के बावजूद बैज की कला की आत्मा भारतीय रही और अपने समृद्ध कला इतिहास और धरोहर से प्रभावित भी थी। बैज को जानवरों से बड़ा लगाव था। कुत्ते और बिल्लियां उनकी कार्यशाला और घर में इधर उधर स्वच्छंद घूमते थे। कुछ छाया चित्रों में भी उनके पशुओं के प्रति प्रेम को बड़े सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। बैज ने कुत्ते और बिल्लियों के अनेकों रेखा चित्र और मिट्टी में स्टडीज बनाए हैं। सुरीली आवाज के धनी बैज को गाने और सुनने में भी काफी रुचि थी। उनके कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था।
और 1976 में ललित कला से मानद उपाधि और शांति निकेतन से देशिकोत्तम सम्मान मिला। 1980 में कुछ समय बीमार रहने के बाद बैच ने अंतिम सांस ली और छोड़ गए एक विशाल धरोहर अपनी कला के रूप में, और विद्या जो उनके शिष्यों के माध्यम से कला के प्रशंसकों और छात्रों के बीच आज भी जीवित है। आज के इस समर में हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता बिपिन चंद्र पाल के बारे में। आज के दिन निधन हुआ था, तो चलिए विस्तार से जानते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता और बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में हुआ था। संपन्न हिंदू वैष्णव परिवार से संबंधित बिपिन चंद्र पाल एक राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता, लेखक और आलोचक भी थे। बिपिन चंद्र पाल के पिता एक पारसी विद्वान थे। बहुत छोटी आयु में ही बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए थे। ब्रह्म समाज के अन्य सदस्यों की तरह बिपिन चंद्र पाल भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी मानसिकता का विरोध करने लगे थे। 14 वर्ष की आयु में ही बिपिन चंद्र पाल जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी से ऊंची जाति वाली विधवा से विवाह संपन्न किया, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। बिपिन चंद्र पाल के पुत्र बंबई टॉकीज के संस्थापकों में से एक थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक में आने से पहले साल 1905 में लाल बाल लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल पहले ऐसा क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उपद्रव छेड़ा था। साल 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए, उस समय बिपिन चंद्र पाल भी इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए तथा स्वराज नामक पत्रिका की स्थापना की। मदन लाल डिंगरा ने जब करजन वायली की हत्या की, तब स्वराज के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी वजह से बिपिन चंद्र पाल को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अपने उग्रवादी और राष्ट्रवादी क्रियाकलापों को विराम दे दिया। उन्होंने मनुष्य के सामाजिक और मानसिक विकास के प्रति ध्यान देना शुरू किया। बिपिन चंद्र पाल का सोचना था कि विभिन्न राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास तभी संभव है जब लोगों में सामाजिक विकास को बल दिया जाए। बिपिन चंद्र पाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी और गांधी धर्म पर गहरी चोट की थी। प्रारंभ से ही बिपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के प्रति विरोध जाहिर करते थे। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में उन्होंने ये कहकर अपना विरोध सार्वजनिक किया कि महात्मा गांधी के विचार तार्किक ना होकर जादू पर आधारित है। बिपिन चंद्र पाल गांधी जी के घोर विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा भी था कि आप सिर्फ जादू पर भरोसा करते हैं, इसीलिए तर्क आपको समझ नहीं आते। जनता के मस्तिष्क में आप फिजूल की बातें भर देते हैं, तभी वो हकीकत और तर्कों को सहन नहीं कर पाते। आप मंत्रों पर विचार करते हैं, लेकिन मैं कोई साधु नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं दे सकता। जब मैं पूरा सच को जानता हूँ तो उसे आधा बताकर जनमानस को भटकाता नहीं हूँ। लियो टॉल्स्टॉय ने गांधी जी की तुलना करते हुए बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि टॉल्स्टॉय एक ईमानदार अराजक दार्शनिक थे, जबकि गांधी जी एक कैथोलिक अनियंत्रित शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। लाल बाल पाल की तिगड़ी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मौलिक विरोध प्रदर्शन किया। अंग्रेजी कपड़ा और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का दहन और बहिष्कार करना उनकी मुख्य गतिविधियां थी।
इसके अलावा फैक्ट्रियों में तालाबंदी और हड़ताल के द्वारा भी उन्होंने ब्रिटिश व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने जैसे सफल प्रयास किए थे। बिपिन चंद्र पाल कई प्रतिष्ठित और चर्चित बंगाली नेताओं के संपर्क में आए। ब्रह्म समाज में रहते हुए बिपिन चंद्र पाल केशव चंद्र और शिवनाथ शास्त्री के बेहद करीबी बन गए थे। आज के इतिहास के इस सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।